हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। देखिए, मैं डेली की तरह आज एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। सेशन को आपको मिस नहीं करना है। देखिए, जितने भी बच्चे चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ, चाहे एएलपी या टेक्नीशियन या जेई का एग्जाम, सीधा सीधा यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप सभी लोगों के यहाँ मैथ्स की भी और साइंस की भी शानदार क्लास लेके आ रहा हूँ। जल्द से जल्द, बहुत जल्द मैं आपका स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज ये साइंस की क्लास नंबर 11 है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? अगर आप 11 गुणे 25 करते हैं तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 55 की 5 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, टोटल में 275 एमसीक्यूज करा चुका हूँ। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इसके बाद मैं स्टैटिक जीके भी सीरीज शुरू करूंगा। उसके बाद फिर से मैं साइंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इस बात का ध्यान देना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको गलत बताना है कौन सा है। 2as इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या भी बराबर यू प्लस ए टी। देखिए, आपका चौथा वाला भी सही है और तीसरा भी सही है। आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना याद हो। देखिए, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप लोग पढ़े होंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर इसका ट्रांसफर मैं इधर कर दूं तो यानी वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as। तो यहाँ पे देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये सही है। तो इसका मतलब कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात सही समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया है, पूरी ईमानदारी से करिएगा। कितने बच्चे क्वेश्चन को कर पाते हैं? देखिए, आपको पता है कि फोकस दूरी 1/f इज इक्वल क्या होता है? 1/v, और प्लस क्या होता है? 1/u। यही होता है। एक बात तो तय है कि माइनस वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन दो नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए, एलसीएम आपका ले लेते हैं, vu ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? u प्लस भी, यही हो जाएगा 1/f इज इक्वल। अगर f बराबर निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? vu अपान क्या हो जाएगा? u प्लस भी। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? उसी को क्या कहते हैं? सदिश राशि। यानी आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान है, दूरी है, संवेग है, चाल। देखिए, द्रव्यमान तो आपका क्या है? एक अदिश राशि है। क्लियर है? क्या है? अदिश राशि है। दूरी भी क्या है? आप कितनी दूरी चलते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? एक अदिश राशि है। ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल भी क्या है? अदिश राशि है। ये आप लोगों को पता है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा? संवेग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सा एक जो है इको लोकेशन का एक प्रकार है? कंपन है, आवृत्ति है, रडार है, या सोनार है? तो आपको बताना है कौन इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो भैया कौन सा है? ये है सोनार। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? अगर कल की वीडियो जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। इस बात का ध्यान देना। आपको मेरे साथ डेली बने रहना है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है, प्रतिरोध आर के एक उपकरण के माध्यम से अपरिवर्ती धारा प्रवाहित होती है। टी समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? ये आपसे फार्मूला जानना चाहता है। आई स्क्वायर टी अपान आर, आई स्क्वायर आर टी, आई टी अपान आर, आई आर टी। तो आप लोग पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर टी फार्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? उत्पन्न किसकी? ऊष्मा की। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? कपड़े धोने की मशीन को फर्श पर धकेलना,
बर्फ पर स्लेड का फिसलना, एक स्लाइड पर फिसलता एक व्यक्ति, एक भारी वस्तु को उठाता एक व्यक्ति। तो घर्षण का गलत उदाहरण कौन-सा है, यानी गलत इनमें से कौन है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी। कोई वस्तु अगर आप भारी वस्तु को उठाते हैं तो यहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं लगता, इस बात का ध्यान देना। बाकी सारे क्या हैं, घर्षण बल के उदाहरण हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यह कथन दिया गया है कि किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है। यह किससे सिद्धांत है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, बर्नौली के सिद्धांत से, बीयर लैम्बर्ट का नियम है या पास्कल का नियम है। तो आपको पता है ये किसका सिद्धांत है भैया, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि यानी किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो पिंड द्वारा विस्थापित उस द्रव के भार के बराबर होता है, तो उसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर जाने पर उसका भार क्या होगा। तो देखिए, हमने अगर आपसे यहाँ पे भार कहा, जब द्रव्यमान दिया था इसके पहले वाले अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो उसमें द्रव्यमान 60 केजी दिया था, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान देखिए कहीं नहीं बदलता है। लेकिन भार कितना हो जाता है, तो भैया 1/6 हो जाता है, यानी 20 का 1/6 कर देंगे। यही हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह पर अगर 20 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाएगा, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, 10, 10/3 का मतलब 3.33 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 3.33 न्यूटन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ध्वनि तरंग। देखिए कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो भैया ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, बाकी सभी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्यान देना, ये भी आपको याद किए रहना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एक मात्रक नहीं है। तो देखिए बार दाब का मात्रक है, पास्कल भी दाब का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक कौन सा नहीं है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कूलाम प्रति सेकंड के तुल्य है, फैराडे है, ओम है, वोल्ट है या एम्पियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है, कौन कूलाम प्रति सेकंड के तुल्य है, तो कौन है भैया, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न मात्रक में मापा जाता है, प्रदीप्त को, ज्योति चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को, ज्योति फ्लक्स को या धारिता को, किसको मापा जाता है ये बताना है। तो भैया किसे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न मात्रक में मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, ओम है या हर्ट्ज है, ध्यान देना हर्ट्ज है, या आपका वोल्ट है, या आपका जूल है। तो कौन होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक, भैया हर्ट्ज होता है। इंपॉर्टेंट है, आसान है, कई बार हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला कह रहा है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं या ओम कहते हैं। तो देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है भैया, ओम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, बल है, संवेग है, द्रव्यमान है या कोणीय वेग है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो देखिए अदिश राशि कौन सी है आप लोगों का, भैया द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी क्या है, सदिश राशि है, बल भी है, संवेग भी है, कोणीय वेग भी है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई बताना है। सेल्सियस है, जूल है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो आपको सीधा-सीधा पता चल रहा है ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, जूल। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वह कौन सी है जो धारा की दिशा को दर्शाता है, छोटी उंगली,
तर्जनी, मध्यमा अंगुली या अंगुष्ठ। तो देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार जो है धारा की दिशा को अंगूठा ही दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान या संवेग। तो किसकी ओर ले जाता भैया? संवेग की तरफ ले जाता। ध्यान देना 18 में कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए इसको मैं स्टार्टिंग में भी करवा चुका हूं कि यदि u और v प्रारंभिक और अंतिम वेग है और यस समय टी में तय की गई दूरी है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? आपको बताना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यस प्लस यू टी बराबर 0.5 ए टी स्क्वायर, वी प्लस ए टी बराबर यू या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो कौन सा सही है भैया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, विस्थापन या त्वरण। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। दूसरा है फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना। तीसरा कह रहा है जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चलती है। चौथा कह रहा है बंदूक की गोली और प्रतिक्षेप पर एक अग्रता बल। तो कौन सा सही होगा ये बताना है कि तीसरा अनुप्रयोग नहीं है। देखिए एक क्षेत्र रक्षक जब गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है गति का तीसरा नियम नहीं है। बाकी फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना, चोट लगना, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदती है नाव पीछे की ओर चलती है, बंदूक की गोली और प्रतिक्षेप पर एक आग्रता बल। ये तीनों गति के थर्ड नियम है, इस बात का ध्यान देना। बाकी पहला वाला नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला। अगला कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो देखिए जो रॉकेट का सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है सभी आवर्ती गति आवश्यक रूप से सरल आवर्त है। दूसरा कह रहा है सभी सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती हैं। तीसरा कह रहा है सरल आवर्त गति की आवर्ती के बीच कोई सह संबंध नहीं है। चौथा कह रहा है सरल आवर्त गति और आवर्ती गति के बीच संबंध गति गुजर रही वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बताना है गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है ये बताना है। तो भैया बी सही है, यानी सभी सरल आवर्त गतियां आवश्यक रूप से आवर्ती गति होती हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला कह रहा है न्यूटन की गति के पहले नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? परिमाण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम या द्रव्यमान का नियम। तो देखिए न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्रव्यमान वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? परिभाषित नहीं किया जा सकता, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। देखिए वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चीजें एक बार में नहीं याद होती हैं, दोबारा जरूर देखा करिए। तो मैं कल से अब कोशिश करूंगा कि देखिए 11 पार्ट आप सभी लोगों का ये हो चुका है। आगे भी इसको जैसे नीड रहेगी मैं वैसे पढ़ाऊँगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब कोशिश है कि स्टैटिक जीके की भी कुछ क्लासेस आपकी 10-12 क्लास लगातार हो जाए, क्लियर है? ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें चलती रहेगी। मैथ्स मैं टॉपिक वाइज़ पढ़ा रहा हूँ और जल्द से ही जल्द मैथ्स और रीज़निंग दोनों ही टॉपिक वाइज़ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अब चलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लियर है? आप लोग कंटिन्यू ज़बरदस्त तरीके से बने रहिए, जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी किस टॉपिक में दिक्कत है अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो मैं उस पे भी वीडियो बनाता हूँ।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।